डियर स्टूडेंट्स, लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए मैं प्रिय विद्यार्थियों के लिए 12th के फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले हम थोड़ा बहुत सिलेबस का अध्ययन कर लेते हैं। तो सिलेबस में सबसे पहली जो यूनिट है अपनी, वो है स्थिर वैद्युत की। स्थिर वैद्युत की, स्थिर का मतलब होता है स्टैटिक्स और वैद्युत की का मतलब है इलेक्ट्रो। तो स्थिर वैद्युत की है। वैद्युत की सबसे पहले तो हम बात करेंगे वैद्युत की। तो वैद्युत की जो होती है, वैद्युत की क्या होती है? वैद्युत की मतलब विद्युत, और विद्युत का मतलब होता है आवेश। कहने का मतलब कि वैद्युत की किसे कहेंगे? जिसके अंदर हम आवेश और इसके गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, उसे हम बोलेंगे वैद्युत की। वैद्युत की जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थिर और एक होती है गतिक। तो अभी फिलहाल मैं स्थिर की बात कर रहा हूँ। तो स्थिर वैद्युत की में सबसे पहले हम बात करते हैं वैद्युत, और वैद्युत का मतलब होता है आवेश। तो सिंपल देखते हैं कि आवेश क्या है। तो आवेश के लिए अगर हम चर्चा करें तो कई सारी बुकों में हमने देखा है, एनसीईआरटी की बुक है या फिर अपनी जो राजस्थान बोर्ड की बुक है, सब में हम देखते हैं तो आवेश की डेफिनेशन होती है। लेकिन मैं एक व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई परिभाषा आपको बताता हूँ कि आवेश वास्तव में है क्या। आवेश की यूँ तो कई सारी डेफिनेशन हैं, और वो जो डेफिनेशन निकलती हैं वो इस आवेश के गुणधर्मों से निकलती हैं। तो वास्तव में आवेश क्या है? कि जो आवेश है वो वस्तु का एक मूलभूत जन्मजात गुण होता है, एक मूलभूत जन्मजात गुणधर्म है। कहने का मतलब मूल माने जड़, जन्म मतलब जन्म से। इसका मतलब कि जो आवेश है वो वस्तु के अंदर जन्म से ही पाया जाता है, और एक ऐसा गुण है जो वस्तु में जैसे जड़ कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसे ही आवेश भी कभी ख़त्म नहीं होता। ठीक है। तो आवेश जो है वो वस्तु का एक मूलभूत जन्मजात, कहने का मतलब हर वस्तु के अंदर जन्म से पाया जाता है। जैसे अगर हम व्यवहारिक जीवन में उदाहरण देखें तो जैसे मान के चलो हमें और सामने वाले ने, किसी ने भी बिना किसी मतलब के या फिर बिना किसी गलती के अगर मान चलो थप्पड़ दे दिया, तो हम लोगों में क्रोध की भावना आएगी, और वो क्रोध ही क्या कहलाएगा? आवेश कहलाएगा। या फिर अगर हम बच्चे आपस में खेल रहे हैं और किसी बच्चे ने किसी दूसरे बच्चे को अगर कोई गाली दे दी, तो सिंपल व्यवहार में हम देखते हैं कि वो बच्चा क्रोधित होकर फिर उनके अंदर झगड़ा होने लग जाता है। तो जो बच्चा, जिस बच्चे को गाली दी गई है, तो वो बच्चा आवेश में आ जाता है। इसका मतलब जो आवेश था पहले उस बच्चे पर नहीं था, लेकिन बाद में थप्पड़ मारा मतलब संपर्क में आके, या गाली देकर मतलब बिना संपर्क के, तो कहाँ से आया? तो वो उस बच्चे के अंदर से आया। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वस्तु के अंदर आवेश जो है वो जन्म से ही पाया जाता है, और हर वस्तु में पाया जाता है। ठीक। तो इस फिजिक्स को पढ़ने के लिए, हम सिलेबस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आवेश की मुख्यतः 3 कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? जैसे आवेश को हम प्लस से, जैसे प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम सिंपली प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं फिलहाल। तो 3 कंडीशन है आवेश की अपने सामने। सबसे पहली कंडीशन जो है, उस आवेश की जो कंडीशन है वो है स्थिर। स्थिर का मतलब है कि यह आवेश जो है वो स्थिर अवस्था में है, और स्थिर अवस्था का मतलब इसका जो वेग है, वेलोसिटी जो है वो क्या है? 0। जब वेग 0 है, इसका मतलब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा,
और वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है त्वरण। त्वरण वेग में परिवर्तन की दर, लेकिन यहाँ वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ त्वरण भी क्या रहेगा, 0। दूसरा जो आवेश है वो है गतिशील, और तीसरा आवेश भी क्या है, गतिशील। तो दूसरे आवेश जो गतिशील है और तीसरा भी गतिशील, तो दोनों में अंतर क्या है कि ये जो आवेश है ये नियत वेग से जा रहा है। नियत वेग का मतलब है कि इसका जो वेग है वो कांस्टेंट, जैसे कोई प्लेन सड़क है और उस पर जो वाहन है वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। और यहाँ अगर हम देखें तो वेग कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब कि यहाँ किसी वाहन की गति कभी 60 किलोमीटर, कभी 20 किलोमीटर, कभी 4 किलोमीटर, कभी 5 किलोमीटर, इस प्रकार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो जब यहाँ वेग कांस्टेंट है, इसका मतलब आवेश तो गतिशील है लेकिन वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नियत है। तो जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो यहाँ भी त्वरण क्या रहेगा, 0 रहेगा। यहाँ आवेश जो है उसका वेग नियत नहीं है, इसका मतलब वेग में यहाँ पर लगातार परिवर्तन हो रहा है, और वेग में लगातार जब परिवर्तन है तो यहाँ पे वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। इसका मतलब यहाँ त्वरण उत्पन्न होगा। जब आवेश गतिशील अवस्था में होता है तो आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा। जिसका मतलब कि इस स्थिति में विद्युत धारा होगी, लेकिन इससे जस्ट पहली स्थिति में विद्युत धारा नहीं है। जब यहाँ विद्युत धारा है तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने 10th क्लास में पढ़ा था ओरस्टेड का प्रयोग। ओरस्टेड ने यह कहा था कि यदि किसी चालक तार है और उस चालक तार में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो इस चालक तार के ऊपर, नीचे या फिर चारों तरफ की अगर हम बात करें तो इस चालक तार के चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन यहाँ जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ आवेश क्या है, स्थिर अवस्था में है। तो जब आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो केवल और केवल एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। लेकिन यहाँ विद्युत धारा भी है, तो विद्युत धारा के साथ साथ अगर हम देखें तो विद्युत धारा होने पर आवेश तो है ही, तो आवेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र तो हो गया, लेकिन विद्युत धारा होने के कारण यहाँ एक अन्य क्षेत्र और उत्पन्न होता है जिसे हम क्या कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र। तीसरी कंडीशन में जब हम चलते हैं तो त्वरण, इसका मतलब यहाँ आवेश की जो गति है इसको हम बोलेंगे त्वरित गति। और जब त्वरित गति होती है तो हमने देखा है, जब जैसे मान चलो टूटी फूटी सड़क पे अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो वहाँ ज़्यादा एनर्जी हमारी इस कंडीशन की तुलना में ज़्यादा वेस्ट होती है। इसका मतलब यहाँ एनर्जी का ह्रास होता है, और एनर्जी का जो ह्रास है वो इन दोनों क्षेत्रों के कारण हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ ऊर्जा निकलेगी, और वो जो ऊर्जा है वो विकिरण के रूप में निकलती है, और वो विकिरण कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंग। वो ऊर्जा कहलाती है विद्युत चुंबकीय तरंग। इसका मतलब इस कंडीशन में जहां आवेश स्थिर अवस्था में तो वहां केवल और केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब आवेश नियत वेग से गतिशील होता है तो अपने पास दोनों क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। लेकिन तीसरी कंडीशन की अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। क्यों? क्योंकि आवेश गतिशील अवस्था में है। लेकिन इसके साथ साथ जब आवेश त्वरित गति कर रहा है तो इस त्वरित गति के कारण यहाँ पर एक अन्य कंडीशन और बन जाती है, और वो बन जाती है विद्युत चुंबकीय तरंग की। तो बस अपने यहाँ पर सिलेबस आधा अपना कंप्लीट हो चुका है। तो इस आधे सिलेबस के अंदर हम बात करते हैं तो विद्युत क्षेत्र की जो हम चर्चा करेंगे वो अपनी किताब के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चैप्टर के अंदर बात करेंगे, जिसकी हम आगे चर्चा करते हैं।
विद्युत क्षेत्र जब गतिशील अवस्था की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आवेश की गतिशील अवस्था की बात कर रहे हैं और वेग कांस्टेंट अवस्था में है, तो इस कंडीशन की जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे हम इन चैप्टरों में यहाँ पे गतिशील आवेश की चर्चा जो करेंगे वो 5वां, 6वां, 7वां, 9वां और 10वां। यहाँ पे 9वां और 10वां जो चैप्टर है ये कंडीशन यहाँ भी उत्पन्न हो जाती है। अच्छा, लेकिन बच्चा कौन सा 8वां चैप्टर। तो 8वें चैप्टर के अंदर हम बात करते हैं केवल और केवल चुंबक और इसके गुणधर्मों की। तो इस चार्ट को ध्यान में रखते हुए अपने पास कुछ क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन बनता है विद्युत क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है। तो हम यहाँ चार्ट में देखेंगे तो स्थिर आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र आ रहा है, गतिशील के कारण भी विद्युत क्षेत्र आ रहा है। तो अपना आंसर रहेगा स्थिर तथा गतिशील दोनों आवेशों के कारण। ठीक। सेकंड क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है। तो हम देखें यहाँ पर तो स्थिर के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र है ही नहीं, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र है। तो अपना आंसर जो जाएगा वो किसको जाएगा, गतिशील, केवल गतिशील आवेश के कारण। तीसरा जो क्वेश्चन बनता है विद्युत चुंबकीय तरंग की उत्पत्ति का स्रोत। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहाँ है अपनी, ये रही, और ये किसके कारण है, आवेश की त्वरित गति के कारण। तो यहाँ पर आंसर आएगा त्वरित आवेश या आवेश की त्वरित गति। आगे चल के जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ आवेश के दोलन के कारण भी होता है। चौथी कंडीशन, स्थिर आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो अब स्थिर आवेश के कारण, अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन देखो और ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन में विद्युत क्षेत्र की बात करता है तो यहाँ पे दोनों आवेश आएंगे, लेकिन अगर वो पूछता है कि स्थिर आवेश के कारण, तो स्थिर आवेश के कारण केवल और केवल आएगा विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत वेग से गतिशील आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने राजस्थान बोर्ड में, पूछा गया है कि नियत वेग से गतिशील आवेश के कारण कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा अपना नियत वेग से गतिशील आवेश, ये वाला हो गया। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक। इसके बाद हम चर्चा करते हैं स्थिर आवेश की। तो स्थिर आवेश किस में रहा अपना, स्थिर वैद्युतिकी में रहा, और गतिशील जो आवेश है वो रहा अपना गतिक वैद्युतिकी के अंदर। ठीक। तो हम यहाँ पर केवल स्थिर वैद्युतिकी की चर्चा करते हैं फिलहाल। तो स्थिर वैद्युतिकी की जब हम चर्चा करते हैं तो ये स्थिर वैद्युतिकी की जब हम परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर स्थिर आवेश तथा उसके गुणधर्मों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये भौतिक विज्ञान की ही एक शाखा है जिसके अंदर हम स्थिर आवेश और इस आवेश से संबंधित जो भी गुणधर्म होंगे स्थिर आवेश से, उन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो स्थिर वैद्युतिकी के अंदर अपना 4 चैप्टर आते हैं, और वो कौन कौन से हैं। पहला चैप्टर है अपना विद्युत क्षेत्र, सेकंड चैप्टर है अपना गाउस के अनुप्रयोग, तीसरा चैप्टर है अपना विद्युत विभव, चौथा चैप्टर है अपना विद्युत धारिता। तो सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र के बारे में हम अध्ययन करें तो विद्युत क्षेत्र में हमें पढ़ना क्या क्या चीज़ है वो हमें याद होना चाहिए, जिससे कि हमें आगे चल के जब हम रिवीजन करते हैं तो उसमें हमें समस्या नहीं आती। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर अपना पहला टॉपिक रहेगा आवेश और आवेश की गुणधर्म। इसका मतलब यहाँ पे हम वस्तु के आवेशन की क्रिया, आवेश की कितने गुणधर्म होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम के नियम में हम कूलाम बल वगैरह इन सारी चीज़ों की बात करेंगे और इससे संबंधित उदाहरण भी हम यहाँ सॉल्व करेंगे। इसके बाद फिर अपना आता है विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका अध्ययन करते हैं। इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तथा इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण इसकी अक्ष और निरक्ष रेखा पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और यहाँ इन सारे पॉइंटों को पढ़ने के बाद कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, और अब इसके बाद अपना एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है जिसको हम सेकंड वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।